Hi everyone, welcome to my channel Study with Himanshi. Today, in this video, we will cover the very important topic of Indian polity, which is fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जाम में यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. That is why this is a very important topic. And we'll study this topic through my handwritten notes that I've made from the Indian Polity Lakshmikant book. ठीक है, so let's begin with this lesson and not waste our time. So सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मैंशनड हैं और इस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया से भी डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सभी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं. ऑल राइट, एंड द मेन मोटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ टू uphold the equality of all individuals, dignity of individuals, and provide the larger public interest and the unity of the nation. So these are the basic, the motive of the fundamental rights. Now, fundamental rights also, they promote the ideal of political democracy. This is the importance of fundamental rights कि ये जो political democracy का एक ideal है, ठीक है, इसको promote करती है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से क्या मतलब है? 3 चीज़ें. पहला, इट प्रिवेंट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री. दूसरा, इट प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल. एंड द थर्ड थिंग इज इट ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर. ओके, सो दैट इज वाई वी से दैट दे प्रमोट द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल democracy. So they also aim at establishing a government of laws and not of a men. All right. Now, why fundamental rights? Why they are called as a fundamental rights? Because they're called as a fundamental rights because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. इस वजह से इन राइट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये सभी को गारंटीड हैं, प्रोटेक्टेड हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ दिस सिंबल आई यूज़ इन माई नोट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ताकि मुझे ये बार बार कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फुल लिखना ना पड़े. तो दिस इज़ द सिंबल, प्लीज़ रिमेंबर कि ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ करती हूँ. नाउ बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कंट्री का एक फंडामेंटल लॉ है, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है जिससे वेरियस अदर लॉज डिराइव होते हैं. तो इस वजह से इनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ ओरिजिनली क्या था कि 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की थी. बट जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स लिस्ट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द 1978 ईयर. ठीक है, तो ओरिजिनली क्या था कि 7 फंडामेंटल राइट्स थी, बट राइट टू प्रॉपर्टी को फिर डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से ईयर में दिस वॉज डन. And it was made a legal right under Article 300A in the Part 12 of the Constitution. तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रही थी, ये एक लीगल राइट बन गई थी जिसको आर्टिकल 300A में प्लेस कर दिया गया था अंडर द Part 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो नाउ प्रेजेंटली वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स. एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट जस्ट अ स्टैचुटरी राइट बट ऑल्सो ह्यूमन राइट. ठीक है, ये सिर्फ एक स्टैचुटरी राइट नहीं है, ह्यूमन राइट भी है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने. एंड दिस वाज रिपील्ड, जो ये एक आर्टिकल था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पार्ट 3 में, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल 31, इससे रिलेटेड जो ये 2 आर्टिकल्स थे ये रिपील कर दिए गए थे इसी अमेंडमेंट के थ्रू. Now we will see the some of the features of the fundamental rights. The fundamental rights are not absolute, but they are qualified. मतलब कि ये फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट हर नेसेसरी कंडीशन में ये राइट आपको मिलेगी. देयर आर सर्टेन कंडीशंस की, देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी फंडामेंटल राइट्स सभी को मिलती हैं. कुछ ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए ही हैं खाली, और कुछ ऐसी हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों एंजॉय करते हैं. ठीक है,
और ऐसा कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ सर्टेन कंडीशंस फंडामेंटल राइट्स पे इम्पोज हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, ठीक है। नाउ दे आर ऑल्सो जस्टिसिएबल, मतलब अगर आपकी फंडामेंटल राइट कोई आपसे छीनता है तो यू हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इन दैट मैटर। तो इस वजह से ये जस्टिसिएबल हैं, ये डिफेंड किए जाती हैं और गारंटी कौन करता है इसको? सुप्रीम कोर्ट। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, परमानेंट नहीं है। देखो इमरजेंसी सिचुएशंस में हमने देखा है प्रीवियसली हमारी हिस्ट्री में भी कि इमरजेंसी जब सिचुएशंस आती हैं, इमरजेंसी इम्पोज की जाती है, नेशन इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी हो, तो फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होती हैं। और सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, मतलब नेगेटिव हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कुछ लिमिटेशन इम्पोज करती हैं ऑन दी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, दैट इज़ वाई वी से दैट सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि ये एक लिमिटेशन इम्पोज करे, ना कि एक आपको लिबर्टी दे रही है। फाइन। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। वो हम आगे और इमरजेंसी वाला रिलेटेड चैप्टर देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देखेंगे कि कैसे ये सस्पेंड हो सकती हैं राइट्स नेशनल इमरजेंसीज के थ्रू के टाइम पे, ठीक है। नाउ वील सी द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 12 विच इज स्टार्टिंग एंड इट्स डिफाइंस दी स्टेट, कि स्टेट क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट में आते हैं आपकी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स आ गए यूनियन गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स को भी स्टेट कहा जाता है। ऑल द लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, दे ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 12 में सिंपली द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है। ऑल अदर अथॉरिटीज़ जैसे स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, PSUs, नॉन PSUs, they come under this like LIC, ONGC, SAIL. Now सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा था कि इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि ऑल द लॉज दैट आर इनकन्सिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। मतलब ये कहता है कि जो भी लॉज अगर लेजिस्लेचर बना रहा है, जो अगर वो किसी की फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रडिक्शन में आते हैं, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो दे शैल बी वॉइड, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू का एक डॉक्ट्रिन प्रोवाइड करता है। क्यों? जजेस ये तो डिसाइड करेंगे कि वेदर क्या ये लॉ फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में है या नहीं है, फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है सिटीजन्स की। सो इससे जुडिशियल रिव्यू का भी डॉक्ट्रिन मिल जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 रिट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है। नाउ देर आर सर्टेन लॉज। नाउ अब यहाँ पे बात आती है दैट इट डिक्लेयर्स दैट ऑल द लॉज आर इनकन्सिस्टेंट। अब ये लॉ कौन से हैं? इन सब में वो लॉज आएंगे परमानेंट लॉज जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, टेम्प्रेरी लॉज जैसे ऑर्डिनेंसेस, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसे एग्जीक्यूटिव, कई बार एग्जीक्यूटिव लॉ बनाते हैं जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ दैट इज कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ द लॉ, ठीक है। देन कम्स दी आपका हेयर देयर इज़ अ नोट कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक लॉ नहीं माना जाता है, इसलिए ये चैलेंज नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 13। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आप किसी की भी फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर सकते हो, इनडायरेक्टली ये कहा गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को केशवानंदा भारती केस जो कि 1973 का केस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस केस है, ठीक है। तो इन्होंने इस केस में इस चीज़ को चैलेंज किया गया था कि सिंस भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हम लॉ है नहीं, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर किसी की फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है तो उसको मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता है इन दी कोर्ट। नाउ केशवानंदा भारती केस में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इस ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है कि वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है का पार्ट है, हैंस इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो इसमें ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कोई ऐसा लॉ लाओ
मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ऐसे फीचर्स लाओ कि वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करें, तो वो चैलेंज किया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रोवाइड की गई, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ we'll start with the right to equality, which is the first fundamental right. आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 ये आपके राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14, इट सेज इट इज़ रिलेटेड टू द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये कहता है कि स्टेट जो है किसी भी पर्सन को, वेदर ही इज़ अ फॉरेनर, वेदर ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, shall not deny the equality before the law or equal protection of the law within the territory of India. Now equality before the law, it is a British origin concept. ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एंड इट सेज कि इसमें यह है कि कोई भी इंसान कितना ही बड़ी फेमस पर्सनैलिटी क्यों ना हो, कोई सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। एक तो साइड ये हो गया, या कोई भी इंसान कितना भी मतलब डाउन ट्रॉडन हो, पुअर हो, तो उसको भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हर कोई इक्वल है लॉ के सामने। लॉ इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू एवरी वन। इक्वल सब्जुगेशन होगा हर इंसान का ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। और इसका यही कहना है कि कोई भी पर्सन अबव द लॉ नहीं है, इसीलिए इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि पुअर्स को भाई स्पेशल प्रिविलेजेस की जरूरत है, बट अगर इस लॉ के हिसाब से चले तो ऐसा नहीं होगा। देन कम्स द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि जो लोग इक्वल पोजीशन पे हैं उन्हीं को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई लॉ है, जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, फॉर दैट मैटर, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो उस पर इनकम टैक्स ज़्यादा लगेगा, किसी की इनकम बहुत कम है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और किसी को इनकम टैक्स देना ही नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब हर इक्वली प्लेस इंसान के ऊपर इक्वली लॉ एप्लीकेबल होगा। सो इनकम टैक्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करें तो इनकम टैक्स हर बंदे को इक्वल पे करना होगा, वेदर ही इज़ पुअर, वेदर ही इज़ रिच। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में जिस इंसान की जैसी सेम सिचुएशन वाले लोगों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। सो इट सेज सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, इसलिए इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, सो इट सेज द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ से ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट लिया गया, तो वो है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो है ये पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उसका भी पार्ट है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये इस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। और ये जो रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट है ये एवी डाइसी ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। ठीक है, इस रूल ऑफ लॉ के 3 एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्ररी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ द लॉ। अगर आपने कोई लॉ तोड़ा है तभी आपको पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज नो। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। थर्ड है प्राइमेसी ऑफ द राइट्स। मतलब ब्रिटिश कॉन्सेप्ट में राइट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इससे ये मतलब है, देखो हमारे इंडियन सिस्टम में हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हैं, राइट्स हम कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। बट ब्रिटेन के में कॉन्सेप्ट क्या है कि राइट्स सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट्स का रिजल्ट है। ठीक है, वहाँ पे उल्टा है। तो हमारे जो इंडियन सिस्टम में सिर्फ रूल ऑफ लॉ के 2 एलिमेंट्स ही एप्लीकेबल हैं, एक तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और एक इक्वालिटी बिफोर द लॉ। थर्ड वाला एलिमेंट की प्राइमेसी ऑफ द राइट्स इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर केस। नेक्स्ट आता है आपका देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स पे कुछ एक्सेप्शंस इनको प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 31 सब क्लॉज सी कहता है कि लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कंटेन्ड इन क्लॉज बी और सी ऑफ द आर्टिकल 39 they cannot be challenged on the ground that they are in violation of the article 14। और यूएन और उसकी एजेंसीज पे भी कुछ उनको भी एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। नाउ दिस आर्टिकल इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन
on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth, subject to any disability, liability and restriction or condition with respect to. देखो यहाँ पे भी exemptions provided हैं कुछ, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह रहे थे कि राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। तो ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, और ये ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते सिटीजन्स के साथ, और ये राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं। एग्जेम्पशंस ये हैं, देखो, व्हेन इट कम्स टू द नॉट एग्जेम्पशंस, व्हेन इट कम्स टू द एक्सेस ऑफ शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, तो आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। टेम्पल एंट्री से आप किसी को नहीं रोक सकते। पब्लिक रेस्टोरेंट्स में आप पुअर्स की एंट्री बैन नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल। ऑल्सो एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड है कि स्पेशल फेवर विमेन और चिल्ड्रन के केस में दिए जा सकते हैं, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड द नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दे हैव सीन कि उनके साथ उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट हमारी हिस्ट्री में नहीं मिला है, इस वजह से इनको स्पेशल फेवर्स दिए जा सकते हैं। स्पेशल फेवर्स दिए जा सकते हैं एससीज और एसटीज़ को और वीकर सेक्शंस को। ऑल्सो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको भी स्पेशल फेवर्स दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये भी 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2005 में ऐड किया गया था ये एग्जेम्पशंस। इसी वजह से अगर ये आर्टिकल पे जाते और एग्जेम्पशंस ना होते तो फिर रिजर्वेशन नहीं मिलता लोगों को, ठीक है। तो इस वजह से एग्जेम्पशंस आर प्रोवाइडेड। देन कम्स द आर्टिकल नंबर 16. आर्टिकल नंबर 16 इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर किसी को, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओनली ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन हो, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा। एग्जेम्पशंस इसमें भी हैं कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। बट ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, पार्लियामेंट कर सकता कि सपोज किसी पर्टिकुलर स्टेट में इस पर्टिकुलर स्टेट के लोग ही रेजिडेंस एक कंडीशन इम्पोज हो सकती है। स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। रिलीजन भी ग्राउंड हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, जैसे मदरसा है। अब मदरसा में इमाम्स को ही अपॉइंट किया जाता है पढ़ाने के लिए, बिकॉज उर्दू उससे रिलेटेड चीज़ें वही जानते हैं, ठीक है। मुस्लिम जो लॉज वगैरह है, जो भी उनका है, जो भी सिलेबस है, वो ही जानते हैं। इस वजह से रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। सो दीज आर दी सर्टेन एक्सेप्शंस। देन कम्स दी आर्टिकल नंबर 17, विच इज़ द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। द टर्म अनटचेबिलिटी इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि सेंटेंस दे देंगे अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड एज दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यू विल गेट कंफ्यूज। अनटचेबिलिटी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। It refers to the social disability imposed on certain classes of person by the reason of their birth in certain caste. Protection of Civil Rights Act 1955 is related to this, abolition of untouchability. Supreme Court held that rights under Article 17 is available against private individual, and it is the constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that the right is not violated. ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट अवेलेबल है ये राइट अंडर आर्टिकल 10, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और ये स्टेट का काम है कि ये देखना कि ये राइट वायलेट ना हो। देन कम्स दी आर्टिकल नंबर 18, विच इज़ अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें 4 प्रोविजंस हैं। इट प्रोहिबिट्स स्टेट्स फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन टू एनीबडी वेदर ही इज अ सिटीजन और अ फॉरेनर। इट प्रोहिबिट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम एनी ऑफ द फॉरेन स्टेट। Foreigners holding any office of profit or trust under the state, they can't accept any title from any foreign state without the consent of the president. No citizen or foreigner holding office of profit or trust under the state is to accept present emoluments or office from any foreign state without the consent of the president. So these are the 4 provisions that are provided in this Article 18, abolition of titles. Then we come to the next fundamental right, that is the right to freedom. Right to freedom में आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आपके राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 19, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। दिस आर्टिकल गिव्स द प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, ठीक है। और ये जो राइट्स हैं
प्रोटेक्शन इन राइट्स का, ये सिर्फ सिटीजन्स या शेयर होल्डर्स को अवेलेबल है, और ये प्रोटेक्शन सिर्फ स्टेट के एक्शन से गिवन है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन से नहीं है। और ये इससे क्या पता चलता है कि हमारे ये जो है फॉरेनर्स को ये राइट्स नहीं मिलती हैं और लीगल पर्सन्स को। नाउ सबसे पहली ये सिक्स जो राइट्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, इसमें हमें 6 राइट्स देखनी है। पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एवरी सिटीजन हैड द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव, कम्युनिकेशन फ्रीली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, विद राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी मैनर ही लाइक। ठीक है, तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको, हर सिटीजन को मिलता है। ठीक है, ये है पहली राइट ऑफ द 6 राइट्स। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंक्लूड किया कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन दिस, यू हैव द राइट टू टेलीकास्ट, यू हैव द फ्रीडम ऑफ साइलेंस, यू हैव द राइट टू डिमॉन्स्ट्रेट और पिकेटिंग, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें राइट टू स्ट्राइक नहीं मिलती है। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज अवेलेबल अंडर दिस। ठीक है, नाउ स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इस राइट्स पे भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन स्टेट इम्पोज कर सकती है। किन ग्राउंड्स पे? सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए स्टेट की, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। सो दीज आर सर्टेन रीजनेबल ग्राउंड्स जिन पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है इस राइट पे। दूसरी आती है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो इसमें राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स इज गिवन, राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट पोजेशंस ओनली ऑन पब्लिक लैंड। ऐसा नहीं है ये राइट आपको किसी के भी भाई प्राइवेट लैंड पे जाके आपको ये राइट अवेलेबल है कि आप जाके इकट्ठे हो जाएं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी, इस पे 2 ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं इस राइट पे, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि मजिस्ट्रेट रेस्ट्रेन कर सकता है असेंबली। और सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी इट सेज असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल बिकम्स अनलॉफुल अगर उनका ऑब्जेक्टिव, अगर उनका एम किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को रोकना है, या किसी की प्रॉपर्टी को वो फोर्सिबली ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, या कोई भी वो क्रिमिनल तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं, या दे वांट टू फोर्स समवन टू डू एन इलीगल एक्ट, to threaten the government or officials on exercising lawful powers. So this is prohibited. ठीक है, ये चीज़ें under this section. All right. Now comes the freedom of association. So first was the freedom of speech and expression, then came the freedom of assembly, और उसके बाद आएगा freedom of association. Now all the citizens have right to form association, union and cooperative society under this right. It also covers a negative right of not to form any और एनी ज्वाइन एनी एसोसिएशन और यूनियन। इसमें आपको एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने की राइट अवेलेबल है, बट एक और राइट अवेलेबल है कि आप कोई पूरा हक है कि आप किसी भी यूनियन को ज्वाइन ना करें, आप किसी भी एसोसिएशन का पार्ट ना बने। ये भी राइट आपको अवेलेबल है, कोई आपको फोर्सिबली किसी यूनियन या एसोसिएशन का पार्ट नहीं बना सकता। नाउ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड है सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो 6 राइट्स हैं अंडर द आर्टिकल 19, उसमें ये 4th राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इट इज़ बेसिकली प्रोवाइडेड टू प्रमोट द नेशनल फीलिंग कि आप पूरी इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है on the grounds of interest of general public, on protection of interest of any scheduled tribe. ट्राइबल एरियाज ऐसे बहुत से होते हैं जहाँ पे आपको परमिट लेने के बाद ही अलाउ होता है जाना, एंड वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं है कि आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरा, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जैसे जो इमोरल काम करते हैं, उनको अलाउड नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके जा सकें। ठीक है, 2 डायमेंशंस आर देयर इसमें। एक तो देखो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट 2 तरीके का होता है। इंटरनल मूवमेंट, जैसे कि आपके पास राइट है कि आप यू हैव द राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा इसमें एक और डायमेंशन है एक्सटर्नल मूवमेंट।
इससे क्या मतलब है कि आप फॉरेन कंट्री गए, कुछ टाइम वहाँ रहे और फिर वापस अपनी कंट्री में आए, तो ये राइट जो है ये अंडर आर्टिकल 21 प्रोवाइडेड है। और ये जो 19 वाले के अंडर जो प्रोवाइडेड है वो सिर्फ इंटरनल मूवमेंट की राइट है। एक्सटर्नल मूवमेंट की राइट आपकी जो प्रोटेक्ट होती है वो अंडर आर्टिकल 21 होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगैन इम्पोज हो सकते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल ट्राइब, जैसे जनरल पब्लिक का कोई इंटरेस्ट है, आपको कुछ जैसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है और उसको वहाँ से हटाया जा सकता है, कोई इमोरल काम कर रहा है, रैकेट चला रहा है किसी तरीके का, ठीक है, जैसे तो वहाँ पे आपको ये राइट अवेलेबल नहीं है रेजिडेंस की। ऑल राइट। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इज गिवन इन अंडर दिस राइट। और एक्सेप्ट इमोरल या डेंजरस ऑक्यूपेशन के अलावा आप कोई भी प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं। इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब जैसे आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, अब ऐसा तो नहीं है आप डॉक्टर बन के बैठ जाएं, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं पब्लिक जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। स्टेट एम्पावर टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन इट बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन और अदरवाइज, मोनोपोली ऑफ द स्टेट। तो इसमें दो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि स्टेट जो है, सपोज रेलवेज़ है, अब रेलवेज़ में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री नहीं स्टेट अलाउ कर सकती, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे स्टेट की मोनोपोली हो सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स उस बिज़नेस को या उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 20। नाउ आर्टिकल नंबर जो 20 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, और आज हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।